नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें गांव किसान की हम बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। किसान भाइयों, भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी गाय के प्रति जनमानस में अपार श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है और शायद इसीलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। और आज हम पहुंच चुके हैं नसरुल्लागंज के नीलकंठ गांव में। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आज हम गौ पालन को लेकर बातचीत करने वाले हैं। दिनेश वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। नमस्कार। किसान भाइयों, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर गौ पालन कैसे किया जाए। और जैसा कि दिनेश वर्मा, हम देख पा रहे हैं इस वक्त कि तमाम नस्ल की गायें आपके इस गौशाला में मौजूद हैं और जिस तरह से एक प्रगतिशील किसान के रूप में आप सामने आए हैं, इस सफ़र को सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी। मेरे द्वारा जब 2011 में अपने पारिवारिक के साथ धन अर्जन करने का जो प्रोग्राम चालू हुआ, उसके माध्यम से तरह तरह के व्यवसाय चालू किए, लेकिन वहाँ संतुष्टि नहीं मिलती थी। जब मैं खेती बाड़ी की ओर गया तो यहाँ पर रासायनिक खेती की जाती है, विदेशी गायों के माध्यम से दूध उत्पादन किया जाता है, लेकिन मुझे ये कहीं राज नहीं आता था। जब प्रभु ने हमें इंसान बनाया है तो इंसान जैसे कुछ काम किए जाए। उसके माध्यम से 2016 में पद्म श्री सुभाष पालेकर जी की कार्यशाला इंदौर में हुई थी। वहाँ पर एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती करने का कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद से भारतीय गाय संवर्धन के ऊपर चले गए और भारत की जो मैं मानता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ नस्ल साहिवाल है मेरे अनुसार, तो मैंने उसकी ब्रीडिंग संवर्धन का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। जी, साथ ही साथ दिनेश वर्मा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो किसान भाई शुरुआत करना चाहते हैं गौ पालन की, शुरुआती दौर में उन्हें क्या समस्याएं आती हैं और क्या सावधानियां वो रख सकते हैं। जी। अगर किसान शुरुआती दौर में कुछ करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। उनको या तो कहीं पर भी गौ संवर्धन का काम चालू है या डेयरी व्यवसाय का काम चालू है, वहाँ पर जाकर एक व्यक्ति जिस प्रकार से कॉलेज में 3 वर्ष तक विद्या अध्ययन करता है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि 3 वर्ष उनको जाना जरूरी, लेकिन कभी कभी वहाँ पर जाए और वहाँ क्या परेशानियाँ आती, क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे गाय लगाई जाती, क्या क्या वर्ष भर चारा उगाया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, क्या समस्या क्या फ़ायदे, वो सारी चीज़ों को अगर उनको अनुभव होगा तो वो अपने टाइम पीरियड में जब स्टार्ट करेंगे तो सारी समस्या उनको नहीं आएगी। तो क्या ये माना जा सकता है, यदि किसान भाई गौ पालन करना चाहते हैं तो पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कुछ ज़्यादा सावधानियां उनको पहले से ही पता चल जाती हैं, ताकि आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े। जी, सर्वप्रथम तो किसान ही एक तरह का साइंटिस्ट वैज्ञानिक होता है, क्योंकि जिसको अन्नदाता कहते हैं हमारे देश के अंदर, और हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, तो ये कह सकते हैं कि लगभग 50% तो किसान ही अपने आप में इस चीज़ को जानने वाला होता है, क्योंकि किसान के घर वो पैदा होता है। उसको अपने ज़िले में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। सर्वप्रथम वहाँ पर 5 दिवसीय या 15 दिवसीय उसको डेयरी प्रबंधन या डेयरी व्यवसाय के ऊपर प्रशिक्षण लेना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर भी ये प्रोग्राम चलता है वहाँ पर जाकर उनको इस काम को कैसे चलता है वो काम देख के, और शुरुआती दौर में उनको स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा ना करते हुए कौन सा गोपालन अपने को करना है, कौन सी ब्रीड के ऊपर जाना है, उसके ऊपर मेन फोकस करना चाहिए। जी, चलिए, आपने ब्रीड की बात की है, नस्लों की बात करी है, ये आपसे जानना चाहेंगे किस नस्ल की गाय ज़्यादा बेहतर रहती हैं किसान भाइयों के लिए। जी, हमारे जो भारतवर्ष में लगभग जितने राज्य हैं, पर्टिकुलर राज्य की एक एक अलग गाय होती है देसी नस्लों की। तो उसके अंदर भारत सरकार के पास 42 प्रकार की रजिस्टर्ड नस्लें हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा दुधारू गाय हैं साहिवाल, गिर, थारपारकर, रेड सिंधी, कॉकरेज। ये जो गायें हैं ये अत्यधिक दूध देने वाली होती है। कुछ गाय ऐसी होती है जिनके बच्चे बोझा ढोने के काम में आते हैं, लेकिन दुग्ध व्यवसाय अगर करना है तो ये जो 4 प्रकार की या 5 प्रकार की गाय है, इनके संवर्धन के ऊपर काम करके इनसे दूध का व्यवसाय किया जा सकता है। जी, इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जैसा कि ऋतु परिवर्तन का दौर देखने को मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन का दौर देखने को मिल रहा है, क्या किसान भाई इस दौरान गौ पालन जब करते हैं उस दौरान गायों के लिए कोई विशेष सावधानी रखनी पड़ती है ताकि गाय बीमार ना हो जाए। जी, इसके लिए सर्वप्रथम तो जब वो अपने हड का निर्माण करता है तो उसको ध्यान रखना है कि अगर उसका खेत खुला है या गांव से बाहर खुली जगह पर बनाए तो जो वायु का आवागमन होता है उसके कारण मच्छर मक्खियाँ या जो कीड़े होते हैं उससे गाय, क्योंकि सेंसिटिव ज़्यादा होती है भारतीय नस्ल की जो गाय है, इसके बाद में उसको खुला उसका आवरण होगा तो बारिश के समय में जैसे झड़ लगती है
अधिक समय तक अगर मौसम पानी वाला रहता है तो हम इसको तिरपाल से कवर कर सकते हैं। गर्मी या बारिश के समय में ही धूप आती है तो भयंकर हुमस होती है, उस समय तिरपाल को हटाना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में फिर से कवर हटाना पड़ता है, ठंड के सीजन में फिर कवर चढ़ाना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम चलता रहता है। बिल्कुल, कई ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त गौपालन की। उनके नज़रिए से यदि हम देखते हैं तो देसी और विदेशी गायों में आखिर क्या अंतर होता है? जी, इसमें अंतर तो काफ़ी समय पहले पता लग चुका था, लेकिन 2007 में न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा तमाम तरह के पशु, यहाँ तक कि मनुष्य का भी दूध लिया गया, उसको सारे दूध का रिजल्ट जब सामने आया तो विदेशी गाय जिनको हम तो खंदूर नहीं होती, उसके अंदर A1 नामक एक पदार्थ होता है और उसमें बीटा कैसिन होता है, जो कि बीटा कैसिन को अगर पूरे शब्दों में कहें तो BCM7 होता है, जो कि एक मादक पदार्थ है और ये अफीम के अंदर भी पाया जाता है। जब अगर एक छोटे बच्चे को अगर शुरू से ही नशे की अगर लत लगेगी तो फिर वो आखिरी में तो नशे का आदी होना ही होना है। तो ये BCM7 नाम का जो पदार्थ है, ये एक जो हमारे 108 पारे की जो माला होती है, उस माला की तरह 67 नंबर की पोजीशन के ऊपर वो पदार्थ होता है जो अपने आप में टूटता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है, और पेट के अंदर कोई चीज़ अगर डाइजेस्ट नहीं होगी तो फिर तमाम तरह की बीमारियां आना तय। अच्छा, ऐसी परिस्थितियों में कैसे बचाया जा सकता है, खास तौर पर ऐसी गायों के दूध का सेवन करने से? जी, यहाँ पर हमारे भारत सरकार अभी जैसे गोकुल मिशन की बात करें या अभी जो देसी गाय का अपने कंपटीशन पशु हॉस्पिटल में किया जाता है, उससे भारतीय गाय को बढ़ावा देने के साथ साथ में अभी सॉर्टेड सीमन भारतीय गायों के अलावा विदेशी के भी दे रहे हैं, लेकिन जोर भारतीय नस्ल के ऊपर दे रहे हैं। उस पर अनुदान की बात करें, पुरस्कार की बात करें तो और जागरूकता भारत सरकार भी चला रही कि देसी गाय में फायदे, विदेशी गाय में नुकसान। जी, अच्छा ये बताइए, गौशाला की अब हम बात करेंगे। आखिर गौशाला में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और गौशाला का आकार प्रकार कैसा होना चाहिए गायों को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार की गाय का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, गाय का कैसा डोल डाल होता है, कौन से प्रदेश की गाय अगर हमारे क्षेत्र में हमको लाना है तो उसके लिए अगर हमारे गौशाला की अगर बात करें तो सर्वप्रथम गौशाला हमारी उत्तर दक्षिण होना चाहिए, ताकि सूर्य आते और जाते समय हमारी गौशाला में एक बार धूप अगर देकर जाएगा, नमी सूखेगी, ठंड के समय में धूप हमारी गौशाला को मिलेगी। इसके बाद में गायों की जो खाने का भोजन का अगर उसकी बात करें तो जहाँ तक पहले मैंने बहुत रिसर्च करी थी, लेकिन मुंह से मुंह वाली पद्धति होती है, पूंछ से पूंछ वाली पद्धति होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज जो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो गैप है, कितना भी बदमाश भी अगर पशु होगा तो उसको चारा पानी दे सकते हैं और दूध लगा सकते हैं, और टेल से टेल वाली की अगर बात करें तो दीवार के पास उसमें चारा ही नहीं डाल सकता है व्यक्ति अगर मारने वाला पशु होगा। जी, इसके अलावा आहार की यदि हम बात कर लें, क्योंकि यदि गायों को आहार बेहतर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि दुग्ध उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। आहार के रूप में हम देखते हैं तो क्या कौन सी खास ऐसे आहार हैं जो कि गायों को दिए जाते हैं? बिल्कुल, अगर सर्वप्रथम तो अगर हम बात करें तो गायों के लिए, पशु के लिए चारा ही सर्वश्रेष्ठ आहार है। ये दाना या सप्लीमेंट तो मनुष्य ने अपने मतलब अत्यधिक लालच के लिए इसको चालू किया है। इससे अति कुपोष वगैरह बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, लेकिन एक गाय को आप खुली छोड़ोगे, पूरा चारा चरने के बाद भी कभी उसको अफारा या परेशानी या बीमारी कुछ भी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर हम अच्छा से चारा लगाने की बात करें तो नेपियर, सुपर नेपियर या ज्वार, बाजरा, या फिर जैसे मेरे द्वारा गायों को गर्मियों के सीजन में गन्ने दिए जाते हैं, या ठंड के सीजन में आपकी गाजर, चुकंदर, गुड़ सारी चीज़ें दी जाती है। तो सभी पोषण की अगर उसकी पूर्ति होगी तो दूध भी उसका बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप रिसर्च भी करते हैं, तो जो ऐसी रिसर्च की गई है इसमें क्या नवाचार, कौन सी नई बातें निकल कर अब तक सामने आई हैं? इसमें सबसे साइंटिफिकली अगर बात करें तो एक मेरे पास गाय है जो सिर्फ 3 महीने दूध देती है, वो रेड सिंधी नस्ल की है जी। उसके गाय को मैंने 3 ब्यात में उसका रिसर्च किया, लेकिन 3 महीने में जाकर के और वो दूध से उतर जाती है। अगर उसकी 50-50% नर और मादा के उसकी बच्ची या बच्चे में आना है, अगर उसकी बछड़ी को फिर तैयार करके उससे दूध अगर लेते हैं, अगर वो नंदी पे चली जाती है तो पूर्ण रूप से दूध दे पाएगी, और उसी माँ के ऊपर चली जाएगी तो 3 महीने के बाद में नस्ल सुधार की जो आपने बात करी है, तो उस नस्ल सुधार के माध्यम से ऐसी गाय के बच्चे हमको तैयार नहीं करना है कि जो गाय हमारे हड से बाहर निकलना है। जी, नस्ल सुधार की आपने बात की है, इस दिशा में और किसान भाई कैसे कदम आगे बढ़ा सकते हैं? खास तौर पर जब किसान भाई देखते होंगे कि आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, आते होंगे आपके पास, सबसे पहले क्या सवाल रहते हैं उनके? सबसे पहले तो उनके रहते हैं कि कुछ किसानों को तो अभी जागरूकता ही नहीं है। ऐसे किसानों को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा उनको नंदी भी प्रोवाइड कराया जाता है कि भाई नंदी रखा है, लेकिन अपनी गायों को फिर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। अच्छे बुल्स जिनके
5-6 हज़ार लीटर का लैक्टेशन एक पीरियड में रहता है। ऐसे बुलों के सीमेन का गर्भाधान गायों में कराते हैं। और हमारे पास जो नंदी लगभग 2.5-3 या 4 हज़ार लीटर की गाय का जो नंदी है, तो किसान जब उसकी बच्ची उनके यहाँ आएगी तो फिर नंदी के बाद वो खुद सीमेन के ऊपर चले जाएंगे। जी। तो दिनेश जी, ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और जैसा कि किसान भाइयों हमने जाना कि आखिर गौपालन कैसे किया जा सकता है, संरक्षण कैसे किया जा सकता है, संवर्धन कैसे किया जा सकता है, तमाम बातों पर आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और दिनेश वर्मा जी से चर्चा एक बार फिर शुरू करेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और नसरुल्लागंज के नीलकंठ गांव में आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान दिनेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत है कृषि दर्शन में। दिनेश वर्मा जी, इसके पहले हमने बात की कि आखिर कैसे गौपालन किया जाता है, लेकिन यदि गौशाला की हम बात करें तो गौशाला में क्या बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए? जी, बुनियादी सुविधा की अगर बात करें तो सर्वप्रथम गोवंश लाने से पहले उस व्यक्ति को हरे चारे की व्यवस्था सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद में वहाँ कितना परिसर है, कुछ खुला छोड़ने के लिए भी वहाँ पर जगह उनके पास होना चाहिए, गोबर डालने के लिए जगह होना चाहिए, पानी निकासी की जगह होना चाहिए। वो वातावरण ऐसा ना रहे कि हमारे द्वारा जैसे गोबर गौमूत्र के माध्यम से किसी अन्य लोग को परेशानी हो। जी, ऋतुओं का जब परिवर्तन होता है तो क्या उस वक्त जो गौशाला हमारी रहती है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे कि तिरपाल लगाना, या जब ठंड का वक्त आता है उस दौरान कुछ अतिरिक्त सुरक्षा भी के तौर पर कोई कदम उठाए जाते हैं? जी बिल्कुल उठाए जाते हैं। अगर ठंड की ऋतु की अगर हम बात करें तो उस समय कभी कभी तो माइनस में ही पारा चला जाता है या बर्फबारी होती है। उस समय में गायों के ऊपर गर्मी के लिए जैसे आज मुर्गियों के ऊपर जिस प्रकार से हेलोजन लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार गायों के आवरण के लिए वाटरप्रूफ नेट या तिरपाल के ऊपर से कवर किया जाता है। उसके बाद उसकी गर्मी देने के लिए ये किया जाता है। और अगर गर्मियों की बात करें तो वहाँ पर इस सारे आवरण को बाहर की तरफ से खोल दिया जाता है। बिल्कुल दिनेश जी, ये भी कहा जाता है कि जब गौशाला आप बना रहे हैं उस वक्त उस स्थान पर जहाँ पर गाय मौजूद है पर्याप्त ढलान भी होना चाहिए, ताकि जो मूत्र है और जो गोबर है वो वहाँ पर जमा ना हो सके। इस बात में कितनी सच्चाई? ये ऐसा है कि अगर ढलान गौशाला में रहेगी तो गोबर गौमूत्र जहाँ से ही गौमूत्र करेगी वो निसक कर अपने आप नालियों की ओर चला जाएगा। तो हमारा जो हड है वो सूखा रहेगा। अगर हड हमारा अगर गीला है तो गाय के थनों से गोबर या गौमूत्र चिपकेगा या गाय की खुरों से अगर लगेगा तो उसमें मस्टाइटिस, स्थान काटा तरह की जो बीमारियां होती है वो बीमारियां इन गायों को लगती रहती है। बाड़े को सूखा रखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 90% जो बीमारियों की बात करें वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ये माना जा सकता है कि यदि आप सावधानी रख रहे हैं, सुरक्षा रख रहे हैं, तो आधी से ज़्यादा बीमारियों से गाय को बचा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहेंगे, यदि हम बात कर लेते हैं गायों की, तो क्या ये भी माना जाता है कि जो समय का हेरफेर रहता है, जो ऋतुओं का हेरफेर रहता है, तो क्या उत्पादन में भी कोई कमी या कमी पेशी देखने को मिलती है? ऐसे कोई प्रभावित होती हैं चीज़ें? बिल्कुल होता है। अगर एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में अगर गाय जाएगी तो बरोबर उनको असर पड़ेगा। लेकिन बदलते मौसम के साथ हमको किसानों को ही ध्यान रखना पड़ता है कि अब ठंड की ऋतु आने वाली है तो हमारे जो आवरण है उसको कवर करना पड़ता है। हेलोजन्स वगैरह गर्मी के लिए लाइट उसके अंदर लगाना पड़ता है।
दूसरा ये ध्यान रखना है कि कितना तापमान गिर रहा है, ठंड की लहर आने वाली है, तो हवा रोकने के लिए सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मौसम वापस से बदलता है, गर्मियों की ऋतु अगर आती है तो उस कवर को धीरे धीरे हटाना है, ना कि एकदम से उसको हटा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मौसम धीरे धीरे बदलता है, ठीक उसी प्रकार से उस आवरण को भी धीरे धीरे हटाना है। और बारिश का समय जैसे ही आता है तो हमारे आसपास की जो जगह है उसकी साफ़ सफाई, गड्ढे वगैरह उनको तैयार करके रखना है, कि ना कि गौशाला के पास पानी भरा रहे या कचरा डला रहे। इस तरीके से अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो फिर लगभग ज़्यादा अंतर उनके दूध उत्पादन में नहीं आएगा और बीमारियों से भी गायों को बचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। अच्छा, ये बताइए, शुरुआती दौर में जब गायों में बीमारियों की समस्या होने लगती है उस वक्त क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? सर्वप्रथम तो अगर बात करें तो कोई सी भी गाय है, उसके कान अगर पकड़ के हम जान सकते हैं कि गाय ने आज चारा नहीं खाया है, तो उसका कान अगर ठंडा है तो हमको लगेगा कि हमारी गाय बीमार है। उसके बाद उसके थथुनों के ऊपर, मुंह के ऊपर कुछ बिंदी बिंदियाँ, इसको सेंसर आप कह सकते हो, उसके ऊपर बिंदी नहीं है तो शायद हमारी गाय बीमार हो सकती है। उसके ऊपर सर्वप्रथम हमको हमारे चारा, पानी या भोजन का ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हमारे चारे में या तो ऐसा ही कुछ कीटनाशक पेस्टिसाइड वाला चारा चला गया हो, या कुछ जैसे चूहे वगैरह इनकी जो लेंडी या हंगार जिसको कह सकते हैं, वो अगर उसके अंदर चली जाती है तो डाइजेशन में अंतर आ सकता है, या पानी गड़बड़ जा सकता है, या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है टेम्परेरी प्राथमिक की, उनसे पकड़कर हम गायों की बीमारी को 90% तक तो स्टार्टिंग में ही कम कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? क्या ये माना जा सकता है इसके लिए किसान भाइयों को पर्याप्त जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, अगर किसान प्रशिक्षित अगर रहेगा तो वो उस सारी चीज़ों से पहले ही जागरूक रहेगा कि क्या हो सकता है, उसके लिए मुझे तैयार रहना है। साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, यदि अब बात कर लेते हैं गायों की, और ऐसी परिस्थिति में बताइए जब बीमारियां ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं तो क्या फिर उस दौरान जो डॉक्टर्स हैं या इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मचारी रहते हैं, तो क्या ऐसी भी कोई कोशिश रहती है आप लोगों के द्वारा कि अब बीमारी की जो स्टेज है वो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, तो उस दौरान भी क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर बीमारी किसान के हाथ से आगे निकल चुकी है तो किसान को बिना कुछ देर किए अपने जो बिल्कुल प्रशिक्षित और जो मेडिकल अगर ऑफिसर की बात करें तो हर विकास खंड के अंदर ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, उनके परामर्श के बिना कोई सा भी कार्य नहीं करना चाहिए और बिना देरी किए उन डॉक्टर को अपनी गौशाला में बुलाना चाहिए। बिल्कुल, शुरुआती दौर की हम बात करते हैं तो कम से कम लागत कितनी लग सकती है गौ पालन के लिए? अगर लागत की हम बात करें तो सर्वप्रथम 2 या 3 गाय से तो 6-6 महीने के अंतर से व्यक्ति को गाय खरीदना पड़ेगा। तो अगर बात करें तो कम से कम 2 लाख से व्यक्ति अपने कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं। किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर कम से कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे अर्जित कर सकते हैं? ऐसे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे? ऐसा करने के लिए किसान के लिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसको प्लस पॉइंट आप कह सकते हो। अगर किसान है तो ये पुरानी या पैतृक फसलें, गेहूं चने को छोड़कर अगर वो दूध व्यवसाय या सब्जी की ओर अगर जाता है तो उसको प्लस पॉइंट बिल्कुल आराम से मिलेगा। जी, चलिए इसके आगे बात करते हैं। और यदि घूमने की बात करें तो मनुष्यों के लिए भी घूमना बहुत ज़रूरी होता है। दिनेश जी, ये बताइए, गायों की हम बात कर रहे हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है गायों के लिए भी विचरण करना, टहलना? क्योंकि यदि गाय भी नहीं टहलेंगी या आहार के लिए, जैसा कि आपने पहले भी चर्चा में बताया था, नहीं जाती हैं बाहर, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? बीमारियाँ उनको जल्द घेर सकती हैं? बिल्कुल, अगर इसकी बात करें तो हमारे से हम बात करते हैं, अगर मनुष्य को एक कमरे में अगर बंद कर दिया जाए, कितना भी अच्छा भोजन पानी उसको दिया जाए, तो वो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा। इसी प्रकार सभी जीव जंतु होते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं। इसके लिए गायों को प्रतिदिन घुमाना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर किसान चाहे तो उसके लिए छोटा सा खुला बाड़ा अपनी गौशाला के पास बना सकता है कि वो मर्जी आए तो वो शेड के अंदर आ सके, मर्जी आए तो वो शेड के बाहर जा सके। उसके लिए वहाँ पर कुछ छायादार वृक्ष होते हैं, जैसे कदम, नीम, शीशम, इस प्रकार के पौधे लगाए तो वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो गहरी छाँव देते हैं। जब गायों की मर्जी हो, धूप में बैठना है, छाँव में बैठना है या हड के अंदर जाना है, पानी पीना है, अगर उसकी मर्जी से वो गाय चलेगी तो मुझे लगता है कि 75% आपका जो दाना पानी राशन के ऊपर खर्च होता है वो बिल्कुल बरोबर बच जाता है। बिल्कुल, इसके साथ ही साथ ये भी बताइए, गौपालन की आज हम बात कर रहे हैं, दूध यदि मिलता है तो वो तो खैर बिक जाता है, वो व्यवसाय में काम आ जाता है, लेकिन यदि किसान भाइयों के पास ज़्यादा जगह है तो ऐसे में गौमूत्र और गोबर का भी क्या कोई व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, आज अगर अपनी बात करें तो हमने एक बायोगैस प्लांट लगा रखा है। सर्वप्रथम उस गोबर को बायोगैस के अंदर डालते हैं तो उससे हमारे घर का भोजन बनता है। एलपीजी की या चूल्हे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वृक्ष कटने से बच जाते हैं। गोबर की जो सैलरी मिलती है उस सैलरी को हम केंचुआ के हवाले कर देते हैं, वो बहुत अच्छा, उसको आप ब्लैक गोल्ड कह सकते हो, काला सोना, और वो हमारा 1000 रुपये कुंटल में केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट बिक जाता है।
और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि केंचुए अगर उसको खा लेते हैं तो कचरे का जो बीज होता है, खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो वो अपने आप ही हो जाता है। जी, खरपतवार प्रबंधन भी हो जाता है और गौमूत्र के अलावा गोबर का भी सही उपयोग कैसे होना चाहिए ये भी आपने बताया। अंत में ये और आपसे समझना चाहूँगा, किसान भाई आखिर क्या कर सकते हैं और कौन सी नस्ल का उपयोग कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पादन ले सकें? बिल्कुल, किसान भाई को सर्वप्रथम तो मेरा ये कहना है कि बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। चाहे एक गाय से भी अगर वो स्टार्ट करते हैं तो अगर वो 4 गाय रखेंगे और किसी व्यक्ति को दूध देंगे तो फिर भी पैसा उतना ही आना है उसको। एक गाय लेकर अगर स्वयं का मार्केट अगर वो खड़ा करता है तो धीरे धीरे जाकर वो ज़्यादा फायदे की ओर चला जाता है। तो दिनेश शर्मा जी, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए और गौपालन को लेकर बारीकियों से आपने जो सवालों के जवाब दिए इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये माना जा सकता है कि यदि आपको गौपालन करना है तो आपको कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी होंगी और यदि आप उन सावधानियों के आधार पर इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे तो ये माना जा सकता है कि कम से कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और अंत में अब नज़र डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। 2025 तक यूरिया आयात की आवश्यकता नहीं होगी, फसल बीमा के लिए बैंकों को निर्देश जारी। कपास में करें तत्वों की पूर्ति, नेपसेक स्प्रेयर की देखरेख और अगेती फूल एवं पत्ता गोभी लगाएं। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत को वर्ष 2025 के अंत तक यूरिया आयात करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पारंपरिक यूरिया और नैनो तरल यूरिया का घरेलू उत्पादन देश की सालाना डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। वर्तमान में देश में यूरिया उत्पादन 260 लाख टन है, जबकि पूरे देश की डिमांड को पूरा करने के लिए लगभग 90 लाख टन यूरिया का आयात करना पड़ता है। और इस प्रकार आयात में कमी होने से सरकार को सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा, हमारा अनुमान है कि हम 2025 के अंत तक यूरिया मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आयात पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। पारंपरिक यूरिया और नैनो यूरिया का भारत में उत्पादन मांग से अधिक होगा। श्री मांडविया ने कहा कि पारंपरिक यूरिया के लिए लगभग 60 लाख टन उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, जबकि नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़कर 44 करोड़ बोतल प्रत्येक 500 मिलीलीटर प्रति वर्ष होने का अनुमान है और जो 200 लाख टन पारंपरिक यूरिया के बराबर होगा। श्री मांडविया ने कहा कि कृषकों ने नैनो यूरिया को अच्छी तरह अपनाया है, जो बहुत उत्साहजनक है। नैनो यूरिया की एक बोतल यूरिया की एक बोरी के बराबर है। मौजूदा समय में नैनो यूरिया का उत्पादन 5 करोड़ बोतल प्रति वर्ष का हो रहा है। इफ्को नैनो यूरिया को 240 रुपए प्रति बोतल की दर से बेच रही है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टर वार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कृषि विभाग के मुताबिक किसानों को बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 से 2 दिन पहले 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से संपर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 के लिए प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल NCIP पर भू अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। बीमाकर्ता बैंकर्स कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं कृषक संगत खसरा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा कर सकेगा। खरीफ में कपास एक नकदी फसल है, परंतु कभी-कभी सूक्ष्म तत्वों की कमी होने से पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन प्रभावित होता है। आमतौर पर कपास में जिंक, गंधक, लोहा, मैग्नीज एवं बोरॉन की कमी के कारण लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उनका उपचार सरल है। मजबूत पौधा अधिक उत्पादन देता है, इसलिए किसान भाइयों को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। कपास के पौधों में जिंक की कमी को दूर करने के लिए 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय दिया जाए तो अधिक लाभकारी होगा।
खड़ी फसल पर जिंक सल्फेट 2 ग्राम और चूना 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। फसल में गंधक की कमी आने पर 20 से 40 किलो गंधक युक्त उर्वरक प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। मैग्नीज तथा लोहे की कमी के लक्षण दिखाई पड़ने पर 0.3% मैग्नीशियम तथा फोरिक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए तथा बोरॉन की पूर्ति के लिए बोरिक एसिड का 0.1% घोल का छिड़काव पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, पौध संरक्षण के लिए नेपसेक स्प्रेयर की जरूरत होती है। कई बार चलते चलते इसमें खराबी आने के कारण कृषि कार्य बाधित हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि उसके रखरखाव की समुचित जानकारी होना चाहिए। कई बार दाब कम बनता है, इसके लिए पहले टंकी देखें, यदि खाली है तो इसे भरकर चलाएं। फिर भी शिकायत दूर न हो तो पंप का प्रवेश वाल्व चेक करके करें। यदि कोई अवरोध है तो साफ करें या उसे बदल दें। इसके बाद भी समस्या का समाधान न हो तो पिस्टन चेक करें। पिस्टन की सील घिसी दिखाई दे तो उसे बदल दें। इससे क्रम दबाव की समस्या से निजात मिल सकती है। कई बार छिड़काव अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में वायु प्रकोष्ठ में तरल पदार्थ आने से भी ऐसी समस्या आ जाती है। इसके लिए वायु प्रकोष्ठ को खाली करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि वायु प्रकोष्ठ में रिसाव है तो उसे बदल दें। यदि बाहरी रिसाव की दिक्कत आ रही है तो नई होज लगा दें। यदि होज का कनेक्टर क्षतिग्रस्त है तो उसे भी बदल दें। टंकी से रिसाव की स्थिति में उसे ठीक कराएं। किसान भाइयों, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली सब्जियां आज भी बाजार में उपलब्ध हैं। प्रदेश के किसान भाई भी अगेती खेती में इसकी काश्त कराना चाहते हैं तो यह तकनीक अपना सकते हैं। पत्ता गोभी की किस्म गोल्डन एंकर तथा पूसा मुक्ता, फूल गोभी की पूसा सिंथेटिक, पूसा सुभद्रा तथा पूसा हिम ज्योति, गाजर की पूसा केसर एवं पूसा मेघाली तथा मूली की पूसा देशी किस्म लगाई जा सकती है। इनकी नर्सरी अगस्त में लगाई जा सकती है। पत्ता तथा फूल गोभी का 250 ग्राम बीज थायरम में उपचारित कर लगाएं। नर्सरी से उपलब्ध पौध 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगा। नर्सरी अच्छे समय पर लगाएं तथा गोबर खाद का उपयोग करें। नर्सरी से अतिरिक्त जल का निथार करते रहें। मुख्य खेत में रोपाई सितंबर में करना चाहिए। गाजर, मूली का 2 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। खेत में 50 किलो यूरिया, 100 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालें। इसी प्रकार पत्ता गोभी तथा फूल गोभी में 217 किलो यूरिया, 300 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 60 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। और आइए देखते हैं अब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। सभी खरीफ फसलों की बुआई शीघ्र करें। सोयाबीन के साथ अंतर्वर्तीय खेती को प्राथमिकता दें। गन्ना फसल में निदाई गुड़ाई एवं नत्रजन का प्रयोग करें। भूजल संरक्षण के लिए मेड़बंदी करें। क्षारीय भूमि में सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करें और खरीफ की बोनी उचित बीज दर के साथ करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।